नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के सस्पेंस स्टोरी में स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अनोखा पितृ ऋण। कैसे एक बेटा अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके अपने पिता का ऋण चुकाता है। कहानी को पूरी सुनिएगा। आइए अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। दयानिधि जी शहर के नामी कॉलेज में साइंस के प्रोफेसर थे। 50 के आसपास रही होगी उनकी उम्र। उन्हें एक बार दिल का दौरा भी पड़ चुका था। प्रोफेसर साहब ने अपने घर से सटे एक कमरे और घूसल खाने का आउट हाउस बना रखा था, जिसमें उनके ही गांव की एक गरीब महिला अपनी बेटी एलिना के साथ रहती थी। यूँ तो प्रोफेसर स्वयं उच्च जाति के थे, पर वे काफ़ी उदार और आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति थे। दोनों माँ बेटी मिलकर उनके घर का काम कर दिया करती थी। एलिना खाना बनाया करती थी और माँ साफ सफाई कर देती। एलिना भी उनके कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी। प्रोफेसर भी दोनों की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखते। शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में उनका नाम था। वैसे प्रोफेसर साहब की ज़िंदगी अच्छी खासी खुशहाल थी। उन्हें कमी थी तो एक संतान की। उनके समय सरोगेट मदर या आईवीएफ जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद नहीं थीं। उनकी पत्नी किसी बीमारी के चलते मां बनने में असमर्थ थी। प्रोफेसर और उनकी पत्नी ने एक बच्चे को गोद लिया। उस समय बच्चे की आयु 1 साल रही होगी। वह एक गरीब विधवा का बच्चा था, जिसका पति एक दुर्घटना में मर चुका था। पति की मौत के बाद विधवा भी बहुत गंभीर बीमारी से त्रस्त थी। अब प्रोफेसर के परिवार में उनकी पत्नी नंदा और इकलौता गोद लिया बेटा मोहन थे। समय के साथ मोहन भी बड़ा होता गया। उसे अपने असली माता पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। प्रोफेसर दंपति ने भी इस बारे में उसे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। एलिना या उसकी माँ को भी मोहन के बारे में कुछ पता नहीं था। जब वह प्रोफेसर के यहाँ आई तब मोहन 2 साल का हो चुका था। अब मोहन की उम्र भी 22 के लगभग होगी। वह एमएससी फाइनल में पढ़ रहा था। इधर कुछ माह से प्रोफेसर की पत्नी को लकवा मार गया था। प्रोफेसर अपनी पत्नी को बेहद प्यार करते थे। उन्होंने पत्नी के इलाज में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। नंदा जी की हालत में कुछ सुधार भी हुआ था। अब वो छड़ी के सहारे थोड़ा चल फिर भी सकती थी। फिर भी उनके हाथ पांव में कंपन होता ही रहता था और वो लड़खड़ाती हुई जबान से थोड़ा बहुत बोल पाती थी। वैसे तो प्रोफेसर साहब शराब के शौकीन नहीं थे। बस कभी कभी किसी खास मौके पर दोस्तों की जिद पर घर से बाहर 1-2 पैग ले लेते थे, और इससे ज़्यादा कभी नहीं। उन्होंने नशे में अपना संयम कभी नहीं खोया था। इधर एलिना का घर में आना बढ़ गया था। प्रोफेसर साहब इन दिनों घर में खासकर छुट्टी के दिनों में 1-2 पैग लेने लगे थे। इधर एलिना की माँ भी कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। पहले तो कुछ दिन तक घर पर ही डॉक्टर आ जाता था, पर कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, बल्कि उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। एलिना बिल्कुल टूट चुकी थी। उसकी माँ ही उसकी ज़िंदगी का एकमात्र सहारा थी। वह भी अब नहीं रही। प्रोफेसर की पत्नी ठीक से बोल नहीं पाती थी। बस उसे पास बुलाकर नम आँखों से पीठ थपथपाकर संतावना दे रही थी। प्रोफेसर ने भी उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, एलिना, तो घबराना नहीं। तेरी माँ की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, पर तू अब हमारी जिम्मेदारी है। तू बस पढ़ाई पूरी कर ले। हम तुम्हारी शादी अच्छे लड़के से कर देंगे। प्रोफेसर का लड़का मोहन भी पास में ही खड़ा था। वह एमएससी की पढ़ाई पूरी कर चुका था और कुछ ही दिनों में नौकरी मिलने की पूरी संभावना भी थी। मोहन भी एलिना की ओर देखते हुए बोला, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है एलिना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। खैर धीरे धीरे घर का माहौल सामान्य होने लगा था। एलिना भी पहले की तरह अपने घर के काम के साथ पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। तभी एक भयानक रात उसकी ज़िंदगी में आई, जिसकी किसी ने भी कल्पना न की थी। घनघोर अंधेरी रात, आंधी और बरसात की रात थी। प्रोफेसर साहब ने न जाने क्यों आज कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी। एलिना रोज की तरह रात का खाना लेकर उनके कमरे में घुसी ही थी कि बिजली चली गई। चारों ओर घनघोर अंधेरा था। बीच बीच में बिजली चमक जाती तो कुछ रोशनी कमरे में आ जाती। ऐसे ही एक पल में प्रोफेसर साहब की नज़र एलिना पर पड़ी। यद्यपि एलिना का रंग सांवला था, पर उसका चेहरा काफ़ी आकर्षक था। प्रोफेसर ने पूछा, कौन? एलिना, जी सर, मैं हूँ, आपका खाना लाई हूँ। एलिना प्रोफेसर को सर कहा करती थी और उनकी पत्नी को आंटी। फिर खाने को टेबल पर रख कर बोली, मैं मोमबत्ती और पानी लेकर आ रही हूँ। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। कुछ पल बाद वह पानी और मोमबत्ती लेकर कमरे में लौटी। मोमबत्ती को टेबल के एक कोने में रखा। मोमबत्ती की रोशनी में प्रोफेसर ने एक नज़र एलिना पर डाली। उन्हें लगा
उस रोशनी में एलिना के चेहरे पर सोने सी चमक ला दी है। तभी हवा के झोंके से मोमबत्ती बुझ गई और प्रोफेसर के हाथ से लगकर पानी का गिलास नीचे गिर पड़ा। एलिना उसे उठाने के लिए बढ़ी, पर पांव फिसलने से सीधे प्रोफेसर की गोद में जा गिरी। उसे गोद में लिए हुए उसके आकर्षक चेहरे को देखते रहे। उनके मन में एक अजब सी हलचल हुई और उस रात वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। जब दोनों सहज हुए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रोफेसर को बहुत आत्मग्लानि हुई। उनका मिस्टर क्लीन इमेज मलिन हो चुका था। अगले दिन एलिना ने मन की ग्लानि को छुपाते हुए अपने व्यवहार को दिन भर रोज की तरह ही रखा, पर प्रोफेसर को खाना देते समय उनसे नज़रें चुराए हुए थी। खाना लगाकर चुपचाप कमरे से बाहर चली गई और प्रोफेसर साहब भी कुछ नहीं बोल सके। रोज रात को सोने से पहले वह प्रोफेसर की पत्नी की मालिश किया करती थी। आज मालिश करते समय उसकी आंखों से आंसू के कुछ बूंदें नंदा जी के पैर पर जा गिरी। नंदा को कुछ पता नहीं था। कुछ इशारों व कुछ अपनी लड़खड़ाती जुबान से वह बोली, जिसका मतलब था, एलिना तुम क्यों रो रही हो? माँ की याद आ रही है? बोलना, तुझे क्या तकलीफ है? या अगर कुछ चाहिए तो निसंकोच बोल, हम लोग हैं ना। एलिना और भी फूट फूट कर रोने लगी। ना तो वह कुछ बोल पा रही थी और ना ही नंदा जी कुछ समझ पा रही थी। तभी नंदा ने अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहा, तुझे मेरी कसम है, जो भी हो साफ साफ बता। तुम्हारे मन को भी शांति मिलेगी और हम भी तुम्हारा दुख कम करने का प्रयत्न करेंगे। चल अब देर ना कर और जल्दी बता। एलिना ने रात वाली घटना बताई और रोते हुए कहा, आंटी मुझे माफ़ कर देना। इस अनहोनी घटना के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप विश्वास करें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, पर फिर भी मैं आत्मग्लानि से मरी जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा पश्चाताप करूँ तो कैसे। सोच रही हूँ अब कहीं दूर चली जाऊँ। नंदा तो शरीर से असमर्थ थीं, बिस्तर पर पड़ी थीं, पर उनके मन की वेदना और क्रोध दोनों उनकी आंखों और चेहरे पर कोई भी पढ़ सकता था। उनसे अपने सामर्थ्य से उसे दूर हटाते हुए अपनी लड़खड़ाती जबान से कहा, छी, ये कैसा घोर पाप कर डाला तूने। जा, मेरी नज़रों से दूर जा। एलिना नम आँखों से दबे पांव अपने आउट हाउस में जाकर बिस्तर पर औंधे मुंह तकिया के मुंह छिपाकर सिसक सिसक कर रो रही थी, पर देखने या सुनने वाला कोई नहीं था। उधर नंदा अपनी छड़ी को जोर जोर से बार बार पटक कर अपने गुस्से का इजहार कर रही थी, जिससे सुनकर प्रोफेसर भी अपने कमरे से बाहर आकर बोले, नंदा क्यों शोर मचा रखा है? पर नंदा की आंखों में और चेहरे पर क्रोध साफ दिख रहा था। वह एलिना के कमरे की ओर छड़ी से बार बार इशारा कर रही थी और प्रोफेसर की ओर थूके जा रही थी। अब प्रोफेसर को सारा माजरा समझ में आ गया। गनीमत थी कि उनका बेटा मोहन घर पर नहीं था, वरना प्रोफेसर दयानिधि के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती। दोस्तों, कहानी में बने रहिएगा और आगे सुनिएगा कि इस रिश्ते का अंत कैसे होगा। मोहन को निकट के दूसरे शहर में ही नौकरी मिल गई थी और प्रायः प्रत्येक शनिवार को घर आ जाता और सोमवार को प्रातः लौट जाता। एलिना 2 दिनों से आउट हाउस से बाहर नहीं निकली थी। इधर नंदा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। इस शनिवार को मोहन जब घर आया तो लड़खड़ाती जुबान और इशारों से उसने एलिना वाली बात बताई, पर अपने पति प्रोफेसर साहब का जिक्र नहीं किया। मोहन बस इतना समझ सका कि एलिना किसी की बदसलूकी की शिकार बनी थी। मोहन ने माँ को समझाया और कहा, एलिना की स्नातक की पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, बस परिणाम आना बाकी है। उसे किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी मिल जाएगी। हम लोग आपके लिए फुल टाइम नर्स की व्यवस्था कर देंगे। एलिना शहर में पीजी में रह लेगी। वह छुट्टी में आया करेगी और आपके पास रहेगी। यही ठीक रहेगा। यहाँ अब इसका कौन रहेगा मेरे बाद? मेरी सांस तो किसी दिन भी रुक जाएगी। मोहन की माँ ने लड़खड़ाते शब्दों में रुक रुक कर कहा। मोहन ने माँ और एलिना दोनों से बात की और उन्हें समझाया कि जब तक एलिना यहाँ है वह आपकी देखभाल करेगी। मोहन सोमवार प्रातः चला गया, पर नंदा का स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। अगली बार मोहन जब घर आया, नंदा ने मोहन और एलिना दोनों को एक साथ बुलाकर अपनी भाषा में जो कहा उसका मतलब था, अब तो एलिना पास भी हो गई है, तुम इसे अपने साथ ले जाकर इसकी नौकरी और रहने का प्रबंध करो। हाँ माँ, मैंने भी 2 स्कूलों में बात कर रखी है, बस एक औपचारिक इंटरव्यू देना होगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह उठकर सब अपने अपने काम में लगे थे, पर नंदा ऐसी सोई थी कि फिर दोबारा उठ न सकी। प्रोफेसर को पहली बार किसी ने रोते देखा था। खैर, अंतिम क्रिया संपन्न हुई।
और मोहन बोला, पापा अब मुझे चलना होगा। एलिना भी मेरे साथ जा रही है, उसे वहाँ नौकरी भी मिल रही है और वह पीजी में रह लेगी। अगले दिन दोनों मोहन और एलिना एक साथ चले गए। प्रोफेसर साहब भी मना न कर सके। अभी तक मोहन को एलिना के गुनाहगार का पता न था। अब प्रोफेसर दयानिधि अपने घर में अकेले रह गए थे। हालांकि मोहन ने उनके लिए 24 घंटे का विश्वास पात्र नौकर और एक रसोइया रख दिया था। इधर एलिना को टीचर की नौकरी मिल गई थी और वो पीजी में रहने लगी थी। मोहन ने स्थानीय अभिभावक की जगह अपना नाम दे दिया। इस बीच लगभग 1 माह और बीत गया। तभी एलिना को अपने अंदर अजीबोगरीब बदलाव सा लगा। मोहन उसे एक लेडी डॉक्टर के क्लिनिक में ले गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद जो कहा उसे सुनकर एलिना के होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम माँ बनने वाली हो, बधाई हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे पति आए हैं, उन्हें भी बुला लो, उन्हें भी बधाई दे दूँ। नो डॉक्टर, वे मेरे पति नहीं हैं, बस हम कलीग हैं। वे मुझे छोड़कर चले गए। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। हाँ, जा सकती हो, पर अपना ख्याल रखना। क्लिनिक से निकलकर एलिना स्कूल न जाकर सीधे पीजी चली गई। शाम को लौटते समय मोहन जब क्लिनिक पहुंचा तो डॉक्टर ने बधाई देते हुए कहा कि एलिना माँ बनने वाली है। यह सुनकर उसे भी आश्चर्य हुआ। फिर अचानक उसे माँ की बात याद आई जो एलिना के साथ हुए हादसे के बारे में माँ ने कही थी। एक पल के लिए उसके मन में अपने पिता को लेकर शंका हुई। फिर उसने सोचा, नहीं, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। मोहन ने फ़ोन कर एलिना का हाल चाल पूछा और शाम को मिलने को कहा। उसने जानबूझकर डॉक्टर से मिलने वाली बात उसको नहीं बताई। दोनों शाम को पार्क के बेंच पर बैठकर बातें करने लगे। पहले तो स्कूल और पीजी के बारे में, फिर असली मुद्दे पर मोहन बोला, एलिना, मैं एक बात पूछूं, बुरा न मानना। मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आया हूँ। मोहन आगे कुछ बोलता उससे पहले मानो एलिना पर बिजली गिर पड़ी हो। यह सुनकर एलिना पहले तो कुछ सहम गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, हाँ पूछो। फिर क्या कहा डॉक्टर ने? एलिना को खामोश देखकर मोहन ने कहा, एलिना, डॉक्टर ने मुझे सब कुछ साफ शब्दों में बता दिया है। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हाँ, अगर तुम पूरा वाकया सच सच बता दो तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मुझ पर भरोसा करो, मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकता हूँ। एलिना ने कहा, इस दुनिया में सिर्फ आप पर ही तो भरोसा है। फिर कुछ देर दोनों शांत रहे। मोहन ने फिर पूछा, तुमने कुछ बताया नहीं? तुम्हारे इस हाल का जिम्मेदार कौन है? एलिना नज़रें झुकाए थी और आंखों से आंसू की बूंदें पत्थर की बेंच पर टपक रही थी। फिर बोली, मैं तो समझ रही थी कि माँ ने आपको सब कुछ बता दिया होगा, पर लगता है आप पूरी सच्चाई नहीं जानते। आप सच जानने के बाद भी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। ऐसा नहीं है, तुम बोलो तो सही, मैं इस बच्चे के पिता से मिलकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस पर एलिना बोली, अगर वो आपको नहीं मिला तो फिर मैं इसे अपना नाम दूंगा। मोहन ने बिना सोचे समझे एक झटके में कह डाला। एलिना बोली, ऐसा नहीं हो सकता। आप उच्च जाति के हिंदू और मैं ईसाई ठहरी। मुझे जाति धर्म आदि बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एलिना। यह तो कोई समस्या नहीं है मेरे लिए। मैं आधुनिक विचारों का हूँ। मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा। मैं जैसा कह रहा हूँ उस पर गंभीरता से सोचो और मुझे सच सच कहो। एलिना आगे बोली, दरअसल समस्या अत्यंत जटिल है और इसका निदान आपके पास भी नहीं है। इसे मुझे अकेले ही झेलना होगा। इसे लेकर मैं किसी और को परेशान नहीं करूँगी। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है एलिना। मैं कल ही पिताजी से बात कर कोर्ट मैरिज फिक्स कर देता हूँ। मोहन ने कहा, नहीं, यह तो असंभव है। कभी भूल से भी यह भूल नहीं करेंगे, वरना सत्यानाश हो जाएगा और वो पल शायद मेरे जीवन का अंतिम पल हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं जी ही नहीं सकती। मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर न करें आप। एलिना बोली, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं कुछ और उपाय सोचता हूँ। कुछ देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। फिर मोहन बोला, एक और आसान तरीका है। अभी तो बहुत अर्ली स्टेज पे गर्भ है। मेरे जान पहचान का एक डॉक्टर है यहाँ पर, उससे सलाह ले लें। सिर्फ दवा से ही गर्भपात हो जाएगा। नहीं, मैं जीव हत्या का पाप नहीं करूँगी। हम लोग कैथोलिक हैं और हमारे समाज में अबॉर्शन एक घोर अपराध है। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। अपनी गलती की सज़ा मुझे ही भुगतने दीजिए। एलिना ने नाराज होकर कहा। मोहन भी झल्ला कर बोला, यह भी नहीं, वह भी नहीं। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हारे आगे की राह आसान करना चाहता हूँ और तुम अपनी जिद पर अड़ी हो। मैं भी तुमसे कुछ ज़्यादा ही जिद्दी हूँ।
अभी अपने वकील मित्र को फ़ोन कर कोर्ट मैरिज की सारी औपचारिकता पूरी करवा लेता हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे फैसला अभी लेना है, मोहन ने काफ़ी गुस्से में कहा। मैं इसे राज ही रखना चाहती थी, एलिना बोलती रही। अब जो सच मैं बोलने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद आपको विश्वास न हो और आप संभवतः आपके जीवन का सबसे बड़ा सदमा हो। मेरे पेट में जो जीव पल रहा है वह कोई और नहीं, आपका सगा भाई या सगी बहन होगी। मोहन काफ़ी देर तक भौचक्का सा देखता रहा और अपने कानों को बंद किए रहा। बहुत देर तक दोनों खामोश रहे। फिर मोहन ने कहा, तुम कहो तो मैं पिताजी से बात करूं? एलिना बोली, हरगिज़ नहीं, सर को बीच में नहीं लाइए प्लीज। अगर तुम गर्भपात करा लो तो हमारी शादी में कोई बाधा नहीं होगी। सारी समस्या का यह सबसे आसान हल होगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा और आपसे शादी कर मेरी ज़िंदगी तो मज़े से चल पड़ेगी, पर आपने कभी सोचा इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा? आप अपने ही भाई या बहन के पिता होंगे। बेहतर होगा मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। एलिना बोली, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ तुम उस पर गौर करो और तुम्हें मानना ही होगा। दुनिया की नज़रों में हम भले पति पत्नी रहेंगे, बस इतना ही रिश्ता होगा हमारा और हमें अपने धर्म को मानने की आज़ादी होगी। मेरे लिए यह एक अनोखा पितृ ऋण है जिसे मुझे चुकाना होगा। मुझे पिता की भूल की सज़ा भुगतनी चाहिए। पितृ ऋण उतारने का यही एक तरीका है। यह ठीक नहीं रहेगा। आप क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी देंगे? मैं कहीं और चली जाऊंगी, तब लगता है मुझे ही मजबूर हो सुसाइड करना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? मोहन बाबू, ये क्या कह रहे हैं आप? ये रिश्ता कोई रिश्ता नहीं है। देखो, यह मेरा अंतिम और अडिग फैसला है। मैं तुम्हें माँ नहीं कह सकता हूँ, पर तुम्हें पूरा सम्मान दूंगा। तुम्हें मानना होगा वरना मुझे मरना होगा। बोलो, क्या चाहती हो? मुझे जीने देना चाहती हो या नहीं? एलिना चुपचाप नजरें झुकाए खामोश रही। इसके बाद मोहन ने कभी भी अपने पिता से संपर्क नहीं किया। दुनिया की नज़रों में एलिना और मोहन दोनों पति पत्नी थे, पर एक ही छत के नीचे रहते हुए भी उनका कोई रिश्ता नहीं था। दोनों अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। इस बीच 12 साल बीत गए। एलिना का पुत्र लगभग 11 वर्ष का हो चुका था। उसका नाम सूरज रखा था। इस दौरान मोहन एक दुर्घटना का शिकार हुआ। इस हादसे में मोहन के दोनों पैरों की हड्डी टूट गई थी। वह भी चलने फिरने की स्थिति में नहीं था। तभी उसके घर में एक मित्र का फ़ोन आया और उसे पता चला कि प्रोफेसर साहब को दिल का दौरा पड़ा है और उनकी हालत नाजुक है। डॉक्टर के अनुसार वे शायद ही बच पाएं। प्रोफेसर चाहते हैं कि मरने से पहले मोहन एक बार उनसे मिल ले। मोहन तो जाने की स्थिति में नहीं था और एलिना भी ऐसी हालत में मोहन को छोड़कर जा नहीं सकती थी। मोहन ने पिता के नाम पर एक पत्र लिखा। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। मेरे तो दोनों पैर टूटे हैं। मैं आने में असमर्थ हूँ। मैं एलिना का पुत्र सूरज को अपने मित्र के साथ भेज रहा हूँ। यह आपके स्वस्थ होने तक यथासंभव आपकी सेवा करेगा और एक राज जो अब तक आपसे छुपा था वह जानकर आपको आश्चर्य होगा। सूरज और कोई नहीं, आपका ही बेटा है और मेरा छोटा भाई। सूरज आपकी एक भूल का परिणाम है। वह आपका और एलिना का ही बेटा है। उम्मीद है आप अपने बेटे को स्वीकार कर उसे आशीर्वाद देंगे। आपका मोहन। इस पत्र को लिफाफे में सील कर सूरज को देकर प्रोफेसर साहब को देने को कहा। फिर सूरज को अपने एक मित्र के साथ अपने पिता के पास भेजा। इधर प्रोफेसर साहब की हालत नाजुक बनी हुई थी। सूरज ने जाकर उन्हें वह पत्र दिया। उस पत्र को पढ़कर उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उन्होंने सूरज को गले लगाया, फिर उसके सर पर देर तक प्यार से हाथ फेरते रहे। तभी उनका हाथ एक ओर लुढ़क गया और उनकी सांसें रुक गईं। सूरज अभी नादान था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह खबर सुनकर भी मोहन आने की हालत में नहीं था। उसने एलिना को जाने के लिए कहा। एलिना ने आकर बेटे से कहा, सूरज बेटे, ये तुम्हारे पापा हैं। इनकी अंतिम क्रिया तुम्हें ही करनी होगी। प्रोफेसर दयानिधि की अंतिम क्रिया सूरज द्वारा संपन्न हुई। देखने वाले आपस में कानाफूसी कर रहे थे। माजरा क्या था, किसी को समझ नहीं आ रहा था। अंतिम क्रिया संपन्न होने के बाद एक वकील ने आकर एलिना से कहा, प्रोफेसर साहब ने एक वसीयत लिखी है जिसके अनुसार उनकी चल और अचल सभी संपत्ति का वारिस उनका बेटा मोहन होगा। उन्होंने एक फील्ड लिफाफे में एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा था कि यह लिफाफा उनकी अंतिम क्रिया संपन्न होने के बाद ही खोला जाएगा, पर मोहन तो नहीं आया। वसीयत तो मैं उसी के हाथ दूंगा, आप जैसा उचित समझें। एलिना ने कहा,
लिफाफे को खोलने के बारे में कहा था, इसलिए इसे खोलकर तुम्हें दिखा सकता हूँ। एलिना ने हाँ में सिर हिलाया। वकील ने लिफाफा खोलकर उसके अंदर से एक पत्र निकालकर उसे पढ़ा। उसके अनुसार मोहन जब 1 साल का था, उसी समय प्रोफेसर और उनकी पत्नी नंदा जी ने उसे गोद लिया था। उन्होंने मोहन को अपने सगे बेटे से भी बढ़कर प्यार किया। अपने जीवन काल में वे मोहन को यह बात नहीं बताना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं सच जानने के बाद मोहन के मन में कुछ अलगाव की भावना ना आ जाए। मोहन की सच्चाई जानने के बाद एलिना आश्चर्यचकित रह गई। वकील को भी पहले से इस बारे में कुछ नहीं पता था। वकील ने कहा, कुछ दिन बाद मैं खुद आकर मोहन को यह वसीयत दे दूंगा। मैं जानता हूँ अभी कुछ दिनों तक वह चलने फिरने के लायक नहीं है। एलिना अपने बेटे सूरज के साथ लौट गई। उसने जाकर मोहन को सच्चाई बताई। मोहन को भी यह जानकर आश्चर्य हुआ। एलिना ने उससे पूछा, एक बात पूछूं? अगर आप बुरा न माने तब। हाँ पूछो। क्या यह सच्चाई आपको पहले पता होती तब भी हमारा रिश्ता ऐसे ही रहता या कुछ और रह सकता था? सूरज आपका सगा भाई नहीं है, फिर भी मेरा फैसला वही रहता। आखिर सूरज के पिता भी मेरे पापा ही थे। उनकी गलती की सजा या पश्चाताप जो भी कहो, मुझे ही करना है। यह एक पितृ ऋण था जिसे मुझे चुकाना जरूरी था। अगर उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी मैं हूँ तो उनके ऋण का दायित्व भी मुझ पर है। इसलिए हमारा रिश्ता वैसा ही रहता और आगे भी वैसा ही रहेगा। मैं बस आपके मन की बात जानना चाहती थी। मुझे आपके फैसले पर खुशी है। आप मेरे लिए देवता से भी बढ़कर हैं। आपने जो कुर्बानी दी है वह बेमिसाल है। मोहन ने कुर्बानी दी थी। दुनिया की नज़रों में वह एलिना का पति था। मोहन की कुर्बानी और पितृण चुकाने की एकमात्र गवाह एलिना ही बची थी। दोस्तों, इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और एक नई कहानी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण।